जो अमेरिका वियतनाम से भागा, जो अमेरिका अफगान से भागा, जो अमेरिका म्यांमार में लोकतंत्र नहीं बचा सका, जो अमेरिका यूक्रेन को पेड़ पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी हटा लिया, वो आज भारत को चीन का नाम लेके धमकी दे रहा है। अमेरिका कहने से दिलीप सिंह आए और भारत को चीन का डर दिखाकर चले गए। उन्होंने कहा कि चीन से भारत के बीच जब जंग होगी तो रूस भारत को बचाने के लिए नहीं आएगा। ये बात वो देश बोल रहा है जो खुद 1971 में अपने दोस्त पाकिस्तान को छोड़ के भाग गया था। मगर अमेरिका ने जो ये बात कही, ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है या ऐतिहासिक सच, इस बात को समझना जरूरी है। और इस बात को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सा देश भारत का असल दुश्मन है और कौन सा देश भारत का असल दोस्त। अक्सर आपने कई बार सुना होगा, फला देश अपना दोस्त है, फला देश अपना दुश्मन है। असल में दोस्त दुश्मन कुछ नहीं होता, सिर्फ मतलब होते हैं जिसे आप जरूरत का भी नाम दे सकते हैं। और व्यापार हो या राजनीतिक समर्थन, ये सब खुद के फायदे पे निर्भर करता है, न कि दोस्त और दुश्मनी पर। जियोपॉलिटिक्स का सीधा मतलब कि आप दूसरे देश के साथ कैसे अपना राजनीतिक संबंध बना के रखते हैं या कैसा व्यवहार करते हैं जिससे आपके देश को फायदा हो। अगर फायदा ना हुआ तो कोई नुकसान भी ना हो। इतिहास में जब जब अमेरिका और रसिया अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ा है, खामियाजा किसी तीसरे देश को उठाना पड़ा है। और ये खामियाजा उठाने वाला तीसरा देश कभी वियतनाम बना, कभी कोरिया बना, कभी अफगानिस्तान बना, कभी सीरिया बना, तो अब यूक्रेन बना है। अमेरिका का सोच है कि अगर किसी तीसरे देश पे रसिया का वर्चस्व बढ़ेगा तो वो तीसरा देश कम्युनिस्ट बढ़ेगा और उससे रसिया की आमदनी बढ़ेगी। और ऐसा सेम सोच रसिया भी अमेरिका के प्रति रखता है। यही कारण है कि 1950 में कोरिया युद्ध के दौरान नॉर्थ कोरिया पे रूस का समर्थन था। इस वजह से नॉर्थ कोरिया जो है वो कम्युनिस्ट देश बना, क्योंकि रूस जो है वो भी कम्युनिस्ट देश है। वहीं साउथ कोरिया को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। इस वजह से साउथ कोरिया भी लोकतांत्रिक देश बना, क्योंकि अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है। अफगानिस्तान में रसिया के एंट्री से भी अमेरिका को यही डर था कि अफगानिस्तान रूस के प्रभाव से कहीं कम्युनिस्ट देश न बन जाए। इस वजह से उसने रसिया के खिलाफ लादेन जैसे आतंकवादी को खड़ा किया। जब जब कोई देश इन दोनों देशों के बीच का अखाड़ा का केंद्र बनेगा, कीमत भी उसी तीसरे देश को चुकाना पड़ेगा, जिसका ताजा उदाहरण ही यूक्रेन है। कुछ दिन पहले संसद में राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारत की विदेश नीति खराब है। उस वक्त मैंने भी कहा था कि पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो एक साथ रसिया और अमेरिका के साथ डील करता है। और इस बात को साबित करती है भारत का 2 बार रूस के खिलाफ वोटिंग से बाइकआउट करना। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस के खिलाफ निंदा और युद्ध पे आलोचना प्रस्ताव के लिए वोट करे, लेकिन भारत दोनों बार वोट में भाग नहीं लिया। अमेरिका को भी पता है कि भारत का निष्पक्ष रहना कहीं न कहीं रूस को सपोर्ट करने के बराबर है। इससे दुनिया को लगने लगा कि अमेरिका नाराज होगा और भारत पे सैंक्शन लगाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमेरिकन राष्ट्रपति ने खुद माना कि अमेरिका और भारत की दोस्ती वैसी नहीं है जैसी भारत और रसिया की है। यहाँ दोस्ती का मतलब व्यापार से है, जो भारत और रूस के बीच दशकों से होते आया है। दरअसल ऐसा बयान अमेरिका ने मजबूरी में दिया है। अमेरिका भी जानता है कि अगर वो भारत के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो भारत 100% रसिया के गोद में जाकर बैठ जाएगा। ऐसे में अमेरिका के साथ जो भारत की डील होने वाली है वो भी नहीं हो पाएगी और नुकसान इसमें अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा। और पाबंदियों का डर जब 65, 71 और 98 के भारत को नहीं हुआ तो 2022 वाले भारत को क्या होगा? वो भारत जो चीन जैसे महाशक्ति को भी पीछे ढकेल के रखता है। इससे एक बात साफ समझ में आती है, अगर किसी भी चीज़ का एक माइनस पॉइंट होता है तो उसका प्लस पॉइंट भी होता है। अगर देश की आबादी इसकी समस्या है तो यही आबादी इसकी ताकत भी है। भले ही आप सुपर पावर क्यों ना हो, पर आप अपने आप को तभी मेंटेन कर पाओगे जब दुनिया के बड़ी आबादी वाला देश आपके साथ व्यापार करेगा, आपके वस्तुओं का उपभोक्ता बनेगा। अमेरिका, रसिया, चीन की ताकत अगर उसका पैसा और वेपन टेक्नोलॉजी है तो भारत की ताकत इसकी बड़ी मार्केट है। अगर मेरे मार्केट से कमाना है तो मुझे बराबर का सम्मान देना होगा। बस यही बात भारत सरकार ने पूरी दुनिया को समझाया। इसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका भारत से नाराज हो भी गया तो वेपन टेक्नोलॉजी रसिया भारत को दे देगा, पर अगर भारत अमेरिका से नाराज हो गया तो 150 करोड़ वाला मार्केट अमेरिका के हाथ से चला जाएगा। और अमेरिकन एनएसए दिलीप सिंह की तरह हम धमकी नहीं दे रहे, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। यही कारण है कि अगर कोई भी देश रसिया से S-400 मिसाइल खरीदता है तो अमेरिका उस पर बैन लगा देता है। खुद चीन पे अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है। मगर S-400 मिसाइल तो भारत ने भी रूस से खरीदा हुआ है, पर अमेरिका ने भारत पे पाबंदी नहीं लगाया। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद भारत रसिया को आर्थिक मदद देने के लिए आज भी रुपए में रूस से तेल खरीद रहा है। भारत को 1971 में रूस ने मदद किया था, इसलिए आज अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद के उसे आर्थिक मदद पहुंचा रहा है।
बदले में रूस ने भी भारत से ज़्यादा माल आयात करने के लिए एक लिस्ट भेजी है। भारत जो तेल रसिया से रुपये में खरीदेगा वही रुपया भारत को भारत से सामान लेकर रूस वापस कर देगा। अब ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन रसिया वार भारत में एक नई सदी को जन्म देगी, जिसमें भारत के साथ रूस का निर्यात, पैसा और दोस्ती तीनों में बढ़ोतरी होगी। अब सवाल है, अमेरिका की धमकी में कितना सच है जब उसने कहा था कि चीन से लड़ाई के बीच रूस भारत को बचाने नहीं आएगा। गिरगिट के जैसे रंग बदलने वाले देश का नाम जब भी आता है उसमें अमेरिका पहले नंबर पे आता है। यूक्रेन को पेड़ पे चढ़ा के ना ही खुद उसकी मदद के लिए आगे आया, ना ही पोलैंड को फाइटर जेट देने दिया। जो अमेरिका खुद वियतनाम में हारा, जो अफगानिस्तान से भागा, जो अमेरिका म्यांमार में लोकतंत्र नहीं बचा सका, जो अमेरिका 1971 में खुद अपने दोस्त पाकिस्तान को छोड़कर भागा, जो अमेरिका यूक्रेन को पेड़ पे चढ़ा के उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, उस पर आज भारत तो क्या विश्व का कोई देश, शायद नाटो भी विश्वास नहीं करेगा। पर यह भी सच है कि रूस जैसे महाशक्तिशाली देश को 1.5 महीने अगर यूक्रेन रोक रखा है तो अमेरिका मदद के बिना संभव नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ने कभी भारत का मदद नहीं किया। ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कैसे एक देश अपने फायदे और ज़रूरत और मतलब के लिए किसी भी देश का सपोर्ट या विरोध करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मतलब फायदे और ज़रूरतें होती है। बस इसी को समझना है कैसे। कईयों को कहना है कि यूक्रेन ने भारत के खिलाफ वोट किया था, अब रसिया से जंग लड़ रहा है। क्योंकि रसिया ने भारत का मदद किया था इसीलिए आज के डेट में यूक्रेन हमारा दुश्मन और रसिया जो है वो दोस्त हुआ। इसीलिए भारत को डायरेक्टली रसिया का मदद करना चाहिए। मतलब लोगों के अनुसार रसिया यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, रसिया जो है वो भारत का दोस्त है, इसीलिए यूक्रेन जो है अब भारत का दुश्मन हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। असल में ये समीकरण ही गलत है। जियोपॉलिटिक्स को समझना जितना मुश्किल है उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उसको संभालना। कहने का मतलब है कि जियोपॉलिटिक्स में भले ही आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो, पर यह जरूरी नहीं कि आपके दोस्त का दुश्मन आपका भी दुश्मन हो। कहने का मतलब है कि अगर खिलाफ में वोट करने से कोई दुश्मन हुआ तो इजराइल और भारत की दोस्ती भी भारत और रसिया के दोस्ती से कम नहीं है। फिर भी भारत जो है वो इजराइल के खिलाफ जाके फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट किया था, पर इससे इजराइल जो है वो बुरा नहीं माना। भारत इजराइल का दोस्त है तो भारत फिलिस्तीन का भी दोस्त है। तो इस बात को लेके इजराइल चाहता तो भारत से मुंह फुला सकता था कि भारत मुझे ना वोट करके फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट क्यों किया। अब रूस ने भी चीन से आर्थिक और सैन्य मदद मांगी है, जबकि चीन और भारत में सॉफ्ट दुश्मनी चलती है। तो क्या भारत इस बात को लेकर मुंह फुला सकता है कि रसिया तुमने चीन से मदद क्यों मांगा, वो तो मेरा दुश्मन है। भारत ना ही रसिया से कह सकता है कि तुम चीन से दूर रहो, ना ही चीन रसिया से कह सकता है कि तुम भारत से दूर रहो। इस्लामिक देशों से भारत और पाकिस्तान दोनों व्यापार करते हैं, वहीं भारत और पाकिस्तान में भलालदेव और बाहुबली वाली दुश्मनी है। इसके बावजूद कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान को किसी भी इस्लामिक देश का सपोर्ट नहीं मिलता सिवाय तुर्की को छोड़ के। तुर्की का सपोर्ट पाकिस्तान को इसलिए मिलता है क्योंकि भारत और तुर्की में जो व्यापार है वो ना के बराबर होता है। 1971 में पाकिस्तान और भारत में जंग हुई थी, तब पाकिस्तान की ओर से अमेरिका आया था और भारत की ओर से सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन 1971 में भारत की ओर से इसलिए नहीं आया था क्योंकि भारत मुसीबत में फंस गया था, बल्कि इसलिए आया था कि मुसीबत में डालने वाला अमेरिका था। और सोवियत यूनियन अमेरिका के बीच कांटे की दुश्मनी 36 का आंकड़ा रहा है, जो आज भी चल रहा है। 1971 की जंग में भारत के सामने अमेरिका था, इसीलिए सोवियत यूनियन भारत की ओर से खड़ा हो गया। पर अब सोचिए, अगर भारत के सामने अमेरिका की जगह चीन होता तो क्या सोवियत यूनियन आता? इसका जवाब 1962 के चीन और भारत की लड़ाई से जानी जा सकती है। 1962 चीन और भारत के बीच लड़ाई होती, जिसमें रसिया भारत को बचाने नहीं आया था, अमेरिका आया था। अमेरिका इसलिए आया था क्योंकि उस वक्त भारत का जो दुश्मन था वो चीन था और चीन अमेरिका में दुश्मनी चल रही थी। सोवियत यूनियन चीन का भी दोस्त था और भारत का भी दोस्त था। वो कहता था कि चीन जो है भाई है, भारत जो है वो दोस्त है। यहाँ तक कि रसिया के एक अखबार ने उस युद्ध के लिए यानी 1962 के युद्ध के लिए भारत को ही कसूरवार ठहराया था। तब अमेरिका ने अपने 6 जहाज में हथियार भेज के दिल्ली भेजा था नेहरू जी के लेटर लिखने पे। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में किटी हॉक नाम का एक एयरक्राफ्ट करियर भी भेजा था जो भारत की मदद कर सके। 18 नवंबर को अमेरिका ने यह ऐलान किया कि वो भारत की मदद के लिए आ रहा है और 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा सीज फायर करके युद्ध को रोक दिया। इसलिए मैंने कहा था कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्त दुश्मन कुछ नहीं होता, सिर्फ मतलब और फायदे होते हैं। यही अमेरिका था जो 1971 में भारत के खिलाफ गया,
यही अमेरिका था जो 1965 में भी भारत के खिलाफ गया। यही अमेरिका है जो MTCR में भारत को सदस्यता भी दिलवाया, जिससे भारत मिसाइल बेच सके। यही अमेरिका था जो परमाणु परीक्षण के दौरान भारत को बैन लगाने का धमकी दिया था। आज वही अमेरिका है जो भारत के 370 हटा देने पे, सर्जिकल स्ट्राइक करने पे, एयर स्ट्राइक करने पे भारत का अंदरूनी मामला बता के इस मामले को दबा देता है। एक समय था जो अमेरिका बात बात पे भारत पे बैन की धमकी दे देता था। आज भारत सभी बैन को नज़रअंदाज करके रसिया से S-400 मिसाइल भी खरीद रहा है और तेल भी खरीद रहा है, और अमेरिका कोई कदम नहीं उठा रहा है भारत के खिलाफ। इसका कारण है डर। 150 करोड़ की आबादी वाला जो देश है उसका मार्केट अमेरिका खो देगा अगर भारत को नाराज करेगा तो। इसीलिए मैंने कहा था कि जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ फायदे होते हैं। इससे साबित होती है कि वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस पॉलिसी जो है वो सही गलत पे नहीं बल्कि फायदे और नुकसान पे निर्भर करती है। यूक्रेन 1.5 महीने से रूस से लड़ रहा है। जग जाहिर है नाटो उसकी मदद कर रहा है। यूरोप के कई देश नाटो के हिस्सा हैं। अमेरिका दबाव में यूरोप को आज रूस का विरोध भी करना है और कल रूस से गैस भी खरीदना है। इस हिसाब से तो रूस का यूरोप से सीधा दुश्मनी हुआ। फिर भी रूस यूरोप को गैस देने पर तैयार है, मगर रूबल में, ताकि रूस की जो करेंसी कमज़ोर हुई है वो वापस अपनी वैल्यू पे आ सके। इस हिसाब से रूस का तो यूरोप से सीधा दुश्मनी हुआ, फिर भी रूस जो है वो यूरोप को गैस देने पे तैयार है, मगर रूबल में, ताकि सेंक्शन की वजह से जो रूबल की वैल्यू गिर गई है वो वापस अपने स्थान पे आ सके। मतलब अपने करेंसी की वैल्यू बचाने के लिए अगर दुश्मन के हाथों अपना वैल्यू भी बेचना पड़े तो भी जायज़ है, और ये बात यूरोप और रसिया दोनों पे लागू होती है। इसी बात को कोट करते हुए भारत ने अमेरिका के सेंक्शन लगाने की धमकी पे ये बयान दिया कि आज पाबंदियों की बातें हो रही है, लेकिन 2 महीनों बाद जब रूस से मुख्य व्यापारी साझेदारियों की लिस्ट बनेगी तो टॉप 10 में भारत नहीं होगा, यूरोप और पश्चिमी देश ही होंगे। इसीलिए आज बेकार में पाबंदियों की बातें न करें। कहा जा रहा है भारत का ये दलील सुन के अमेरिका सहित यूरोपियन देश आज सदमे में हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले मलेशिया पाकिस्तान के बहकावे में आके कश्मीर का मुद्दा उठा दिया था। तब भारत जवाबी कार्रवाई करते हुए मलेशिया के साथ जो पाम ऑयल का डील होता है वो कैंसिल कर दिया, जिससे मलेशिया को भारी नुकसान हुआ। अब उसका जो पुराना सरकार था उसकी कुर्सी चली गई, सरकार गिर गई, नया सरकार आया, उसको तेल का भाव गिराना पड़ा, उसको माफ़ी मांगना पड़ा कश्मीर मुद्दे को लेकर, तब जाके भारत सरकार तेल खरीदने पर सहमति हुआ। इससे पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही मैसेज जाता है कि वेपन टेक्नोलॉजी और पैसे के मामले में होगे तुम सुपर पावर, मार्केट के मामले में सुपर पावर हम हैं, और हमारे मार्केट से अगर कमाना है तो हमारा सुनना पड़ेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।